आज हम हैं उत्तराखंड के एक सुंदर सा गांव हरखोला, जो अल्मोड़ा और बागेश्वर के मध्य में बसा है। यहाँ से लगभग 35 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी अल्मोड़ा और बागेश्वर है। उत्तराखंड की तलहटी में बसा ये गांव, पर्वतों के आंचल में बसा हुआ ये सुंदर सा गांव हरखोला, जहां पर आज हम लोग जंगल की ओर जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि जो चीड़ के पेड़ छोटे छोटे अंकुरित हैं और जो बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं, और इनके जो फल हैं, अभी आपको फल हम दिखाएंगे रास्तों में, किस तरह से उनके दाने उड़ने के बाद चारों दिशाओं में फैलते हैं और ये घनघोर जंगल बन जाता है। इन जंगलों में जंगली जानवरों का भी भय है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो पर्वतीय अंचलों के लोग हैं इसमें चलते हैं, विचरण करते हैं। मेरे साथ में हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी आगे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका महत्व है। उससे पहले हम रास्ते की ओर आगे बढ़ते हैं और आपको आज के इस कार्यक्रम से रूबरू कराएंगे। एक सुंदर सा प्रयास है हम सभी का कि आए, अपनी देवभूमि, अपने पहाड़ की ओर लौटें और इस पहाड़ की सुंदरता को, इस पहाड़ की जो वनों की महत्वता को समझें। क्योंकि आज जो पर्वतीय अंचलों के लोग हैं, जो पहाड़ों में इस समय लोग हैं, उनकी औसतन जो भौतिक आयु है लगभग 80 से 90 साल के बीच में है, और कई लोग ऐसे भी हैं जो लगभग 100 साल से भी ऊपर जी रहे हैं। कटीले रास्ते हैं, आप देख रहे हैं, इन रास्तों से हम निकले हैं। ये एक पेड़ अंकुरित हुआ है। दिक्कतों भरा रास्ता है क्योंकि पर्वतीय अंचलों, पर्वत के समान यहाँ के रास्ते हैं, तो उनमें चलना बहुत आसान तो नहीं। लेकिन सजग इंडिया पहली बार ये प्रयास कर रहा है आप लोगों के सहयोग से कि हम अपने पर्वतीय अंचलों के वो सभी चीज़ों से आपको रूबरू कराएं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ जोशी जी, विनोद वैष्णव जी हैं लखनऊ से, और इसी पहाड़ों से जुड़े हैं। आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपने दो चीज़ें उठाई हैं, ये क्या है, इसके बारे में आप विस्तार से बताएंगे। ललित जी, ऐसा था, अभी आपने जैसे बताया, ये ये गांव जो है बनों के बीच में है, ये मतलब शहर से बिल्कुल दूर। प्रश्न ये उठता है मन में कि ये गांव ये जंगल में क्यों आए, क्यों नहीं ये शहर के पास बैठे, क्या कारण था और ये कैसे जीते रहे। तो जैसे ही हम नेचर के पास जाते हैं तो नेचर हमको पालता है, हम नेचर को नहीं पालते हैं। तो ये यहाँ पर सत्य होता है और प्रतीत होता है। जैसे आपने बताया कि यहाँ पर के लोग 80-80, 90-90, 100-100 साल के हैं और वो अपना काम पूरा कर रहे हैं, उनको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। वो अभी भी वनों में जा रहे हैं, डेली 4-5 किलोमीटर जाते हैं, गायों को लेके जाते हैं, गाय चराते हैं, उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। और दवा की तो उनको तो दवा गोलियों का पता ही नहीं है कि क्या गोलियां होती हैं। जब कोई गंभीर बीमार होती है तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं, अदरवाइज़ कोई भी डॉक्टर नहीं। ये नेचर ही उनकी जो है दवा है, वही उनको वो करते रहते हैं। अब लेकिन ये बनों के ये आखिर ये बन आए कहाँ से, बन किसने लगाए, कैसे ये बन बनाए, क्या कोई ऐसा था। लेकिन ये आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी लीला है कि बन अपने आप बने। बनों का बनने का एक पेड़ जो है, जो इसका मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे ये उत्तराखंड के जो वन है, ये चीड़ के पेड़ हैं। तो चीड़ में क्या होता है, एक ये फल लगता है, कहीं से भी इसका बीज जो है उड़ के आया होगा, तो ये इसका एक वो है फल, इस ढंग से ये बंद रहता है। और जैसे जैसे ये मई जून गर्मी पड़ती है तो ये खुल जाता है। खुलने के बाद ये इस ढंग से बन जाएगा। पहला ये स्वरूप है। फिर तो इसके अंदर जो बीज होते हैं, ये बीज इसमें से अपने आप निकलते हैं और हवा से ये उड़ते हैं। हवा से उड़ के ये चारों तरफ बिखर जाते हैं। और नीचे आप देख रहे हैं घास में, ये जो है हमारा इसके घास की पत्तियां हैं, ये जी, जिसको हम यहाँ की भाषा में पिरूक कहते हैं। पिरूक जी, हाँ पिरूक है। ये पिरूक क्या करता है, ये पत्तियां ये इसके ऊपर गिरती रहती हैं, चूंकि ये भी ऊपर से गिरती हैं, तो बीज नीचे, पत्तियां फिर ये और बीच बीच में यहाँ पर चूंकि बूंदाबांदी होती है, ये खाद का काम भी करता है। तो उसको नेचुरल जो है जीवन जो है उस बीज को मिलता है और वो धीरे धीरे अंकुरित होने लगता है जी। अंकुरित होने के बाद वो एक धीरे धीरे पेड़ बनता है और इस ढंग से ये बनों का विस्तार होता रहता है। ये जो आप दिखा रहे हैं, ये एक तरह से इसमें फल भी लग रहे हैं। हाँ, ये जैसे ये वृक्ष के रूप में अपने आप को धारण कर रहा है। और यही वृक्ष आप देख सकते हैं, जो ऊपर आप ये देख रहे हैं, पेड़ दिख रहा है आपको, उसमें वो फल दिख रहे हैं। उन फलों की ही बात कर रहे हैं कि वो जो खुले हुए फल हैं, उनसे जो दाने हैं वो हवा में उड़ते हैं, जिसको हमारे पहाड़ी भाषा में श्यूत बोलते हैं। श्यूत के जो बीज होते हैं वो उड़े और वो खुले हुए उड़ते हैं चारों दिशाओं में और ये वन का आकार लेते रहते हैं। इस प्रकार हमारी चारों ओर जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, वो हमको देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो चीड़ का ये पेड़ है, ये यहाँ की जो है जीवन जननी है। ये एक खाली पेड़ ही नहीं, ये बहुत सी चीज़ों को देता है वहाँ से। जैसे कि
इसमें से एक पदार्थ निकलता है, जैसे ये पेड़ जो है 10-15 साल का होने लगता है, इसमें से एक पदार्थ निकलता है लीसा। लीसा जो कि जितने भी अपने रिएजेंट हैं पेंट के, उसके लिए ये मेन डिसॉल्विंग एजेंट है, सॉल्वेंट है, जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट। हर जितना भी वो बनता है वो पेंट इसी से बनता है, इसको बोलते हैं तारपीन तेल, इसका मेन बनता है। और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, इसको तारकोल भी बनता है, डिफरेंट टाइप के बाई प्रोडक्ट इसी से बनते हैं। तो ये एक मेन वो है। इसके अलावा इसकी लकड़ी, इसकी छाल, मतलब हर चीज़ इसका जो है, एक एक चीज़ जो है। और अभी तो इसकी जो है चूँकि ये यहाँ तक जो है विकास की किरणें नहीं पहुँची, जिसकी वजह से इसका यूज नहीं हुआ। अब इस पिरूक का जो यूज है, जो पिरूक यहाँ पर जो है मतलब कुंटलों में पड़ा हुआ है, जिसको कोई नहीं देख रहा है, इस पिरूक का यूज होने जा रहा है एज ए कागज़ बनाने में, गत्ते बनाने में। और साथ साथ इससे जो है आप बिजली पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कोयला तो एक लिमिट है, और ये क्या है, ये नेचर में हर साल आपको मिलता रहेगा। अगर इसको कलेक्ट करते हैं तो इससे जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल में जैसे कोयला यूज होता है, उसकी जगह ये पिरूक यूज होगा, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ज्वलनशील है, कार्बन को कम छोड़ता है, और राख भी इसकी बहुत कम बनती है। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो जिसके लिए अब सरकार जो है इस तरफ ध्यान दे रही है, तो हो सकता है कुछ पिरूक से यहाँ पर जो है ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो हैं, और प्लस बिजली बनाने में भी इसका यूज होगा, क्योंकि अभी तक लोग पहुँचे नहीं थे यहाँ पर। विनोद जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे दर्शकों को आपने बताई कि जो हम जिस जंगल की ओर जा रहे हैं, जो चीड़ का वृक्ष यहाँ पर लगे हैं, इनके एक पत्ते से लेके, इनके एक कली से लेके, पेड़ से लेके, इनकी छाल से लेके, तमाम उन महत्वपूर्ण बातों पे आपने चर्चा की कि किस तरह से अगर सरकार हमारे पलायन को रोकना चाहती है, क्योंकि पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है आज के टाइम पे पूरे उत्तराखंड के लिए। अगर हम जिन स्थानों में चीड़ के पेड़ लगे हैं, अगर उन स्थानों में चीड़ के महत्व को समझें, क्योंकि अक्सर लोग चीड़ के पेड़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, चीड़ के पेड़ों को शुभ नहीं मानते हैं, चीड़ के पेड़ों को सोचते हैं कि ये पानी को कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचते हैं, जबकि अगर हम इसकी सकारात्मक दिशा की ओर जाएं, तो मैं पुनः अपने साथियों को बताना चाहूँगा कि जहाँ ये चीड़ के पेड़ स्वतः उगने का काम करते हैं, ये जिस तरह के फल हमको दिख रहे हैं, इन फलों का महत्व आपको समझाया गया। ये फल पहाड़ों में जब ठंड पड़ती है, जब बर्फ़ पड़ती है, ये उस समय जलाने के काम भी आते हैं। ये उस वक्त कोयला भी बनता है, ये इससे कोयला भी बनता है। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो ये पिरूक है, आप देख रहे हैं ये कुंटलों के भाव में, सैकड़ों हजारों कुंटलों के भाव में ये ऊपर की ओर अगर आप देखेंगे, पीले कलर में ज़मीन वो पड़ा है। कल बरसात हुई है तो कुछ आपको हल्के में दिखाई देगा, किंतु ये सच्चाई है। अगर सरकार इस ओर अपना ध्यान आकर्षित करे तो ये पिरूक को इकट्ठा करके कागज़, बुरादा तो बनता ही है, साथ में हम बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं। और इससे एक और बहुत बड़ा महत्व मिलेगा, जो जंगलों में इसके सूखने के बाद लोग अक्सर कहीं मार्चिंस की तिल्ली से आग लग जाती है, वनों का दोहन होता है, तो अगर इस पिरूक को इकट्ठा करा जाए, अगर ग्रामीणों को, ग्रामीण समूह, महिला समूह के माध्यम से, क्योंकि वो लोग इसको इकट्ठा करके जानवरों को बिछाने का इसका काम करते हैं, उसके साथ साथ अगर इसको रोज़गार से भी जोड़ें, तो ये पिरूक जो है आगे बिजली बनाने के काम आती है, आगे कागज़ बनाने के काम आती है, अनेक चीज़ों में इसका साइंटिफिक रीजन है, अनेक चीज़ों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। इससे क्या होगा, रोजगार भी डेवलप हो जाएगा, बिल्कुल, और पलायन भी रुकेगा। निश्चित रूप से विनोद जी, इससे रोजगार तो डेवलप होगा ही, साथ में पलायन भी रुकेगा। और ये जो चीज़ें दिख रही हैं, इनका भी बहुत बड़ा महत्व, अगर आर्टिफिशियली इनको सजाया जाए, इनको कलरफुल किया जाए, तो यही जो ठीटे हैं, जिनको पहाड़ी भाषा में ठीटे बोले जाता है, इन ठीटों को कलरफुल अगर हम बनाएं, तो निश्चित रूप से ये भी सैलानियों द्वारा परचेज किए जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अच्छा एक हैंडीक्राफ्ट बन जाता है। ये मतलब उत्तराखंड की एक ऐसी हैंडीक्राफ्ट है, अगर आप कभी जाएं, देखें उत्तराखंड के जितने भी यूपी इनके उत्तराखंड टूरिज्म के शोरूम हैं, वहाँ पर आपको डिफरेंट स्वरूप में ये ठीटे वहाँ पर मिलेंगे, और इन्हीं की और भी चीज़ें जो हैं काफ़ी इनसे बनती हैं। तो वो सब चीज़ें एक हैंडीक्राफ्ट में भी मतलब बन सकता है। इतना रिच है उत्तराखंड, लेकिन उत्तराखंड पर अभी तक जो है विकास की किरणें गांव की तरफ नहीं गई, केवल शहरों को शहरीकरण की तरफ बढ़ रहा। अगर हम शहरीकरण को ना बढ़ा के अगर गांवों को थोड़ा सा डेवलप करें और नेचर के साथ रहें, तो ये वाकई में उत्तराखंड जो है, जो देवभूमि है, ये देवभूमि नहीं, ये स्वर्ग भूमि भी बन सकती है।